हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड एनवायरनमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डैम। जो डैम्स बनाए जाते हैं, बांध जो बनाए जाते हैं, तो उनका सोशल और एनवायरनमेंट कॉस्ट क्या होता है। अभी जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें डैम बनाना चाहिए, तो मेनली जो कंसिड्रेशन होता है वो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है कि कितना पैसा लगना है, क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। लेकिन क्या इसका सोशल और एनवायरनमेंट कॉस्ट भी ध्यान में रखा जाता है जब डैम बनाया जाता है? तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, जो अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए। वहाँ पे एक सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई आई डी सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC है, बैंक है, या यूपीएससी या स्टेट PSC, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस लेक्चर से बन सकता है। प्रश्न है, सोशल एंड एनवायरनमेंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डैम सरपासेस देयर डिजायर्ड इकोनॉमिक बेनिफिट। इसको आपको एलिसिडेट करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो जो भी आर्गुमेंट आपको आंसर में लिखने हैं वो सारे ही आर्गुमेंट हम लेक्चर के फर्दर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना है और अगर ज़रूरत पड़े तो एक पेज अपने साथ रखना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको नोट कर लेना, और लास्ट में जाके इस प्रश्न को खुद से अटेम्प्ट करना है। तो इसे आप 15 मार्क्स के अंदर रखेंगे। मतलब आपको लगभग 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो 200 वर्ड्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो प्रयास करिए कि 15 मार्क्स में अगर आपको लिखना है तो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हो, प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, प्रॉपर कंक्लूजन हो, और जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए विथ एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें, अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है कि जो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे USA है या यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर जो ये डेवलप्ड कंट्री है, ये इन्होंने क्या किया है कि जो डैम का, जो बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया। जैसे हमारी कंट्री की बात करें या ब्राज़ील है या दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। क्यों तेज़ी से हो रहा है? क्योंकि ये मानना है कि जितने ज़्यादा डैम बनेंगे उससे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो सिंचाई के साधन है वो इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड में जो डैम का कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अब पॉइंट ये रखा जा रहा है कि अगर इतने सारे जो डैम बनाए जा रहे हैं इन कंट्रीज़ के द्वारा, तो क्या अलग अलग जो कॉस्ट, जैसे अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करें तो क्या उसको ध्यान में रखा जा रहा है? क्योंकि अगर बड़े डैम्स बनेंगे तो उससे क्या होगा, पेड़ काटने पड़ेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी, जो उस जगहों में अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, फ्लोरास फौनास जो प्रेजेंट है, उनका लॉस होगा, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। सोशल कंसिक्वेंसेस होगी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन आसपास रहती है, कोई भी पॉपुलेशन आसपास रहती है, तो उन्हें वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उनकी सिविलाइजेशन हैम्पर होगी। अब ये नहीं होता, कुछ लोगों को आप एक जगह से दूसरी जगह हटा दे और बोला जाए कि आप यहाँ पे रहने लग जाओ, तो देखिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रहता है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, एक समाज क्रिएट हो जाता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, एक उस जगह से अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। तो सिर्फ फिजिकल स्पेस मैटर नहीं करती है। जैसे अगर 1 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह पे 1 एकड़ ज़मीन दे दी जाए, तो भले वो ज़मीन को हमें लगे कि ये रिप्लेस हो गया है कि 1 एकड़ के बदले 1 एकड़ दे दिया, लेकिन वहाँ पे जो एक अटैचमेंट होता है लोगों का, एक सोशल कनेक्शन होता है, वो चीज़ इस्टेब्लिश करने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस स्तर में भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर डैम बनाया जाता है तो इसका ये भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरी अगर बात करें, जो रखा भी जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं ये जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। अब जैसे अगर डैम बनाए जा रहे हैं तो इनको पानी की आवश्यकता है, पानी की अगर आवश्यकता है तो इनका ये अनुमान है कि हमेशा इस डैम में पानी रहेगा। जिस भी नदी पे ये डैम बना है वो
हमेशा हरी भरी रहेगी, उसमें पानी रहेगा। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि बारिश ही ना हो, 3 4 5 साल बारिश ही ना हो, तो डैम तो बना हुआ है उसमें पानी नहीं है, तो इससे क्या होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ना उस डैम के बनाने का पर्पस सॉल्व होगा। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। अगर जैसे एक एग्जांपल लें कि अगर बहुत बड़ा डैम बनता है, तो अगर इस प्रकार से नदी बह रही है, ये पानी इस प्रकार से बह रहा, बीच में डैम बनी हुई है, डैम बना दिया गया है, तो ये क्या है, वाटर के फ्लो को अफेक्ट करेगा। जो फिश स्पीसीज़ हैं, जो अगेन पहले जब डैम नहीं बना था, तो इस पूरे इलाके में जो मछलियाँ पाई जाती थी, तो डैम बनने की वजह से वो स्पीसीज़ भी अफेक्ट होंगी। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिटीज़ इन फिशेस पर डिपेंडेंट हैं, जो आसपास रहते हैं, डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, तो वो भी क्योंकि इन पर डिपेंडेंट है, और डैम बनने की वजह से जो फिश की पॉपुलेशन वो कम होगी, तो इस वजह से जो लोग हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होंगे, उनकी लाइवलीहुड भी काफ़ी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इन फिशेस पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर ये जो हाइड्रो पावर है, जिसको कंसीडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं चल रही है, अक्रॉस द वर्ल्ड 71% लगभग जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है 2016 में जो हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हाइड्रो पावर का है। मतलब हाइड्रो पावर लगभग 71% जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है उसके प्रोडक्शन के लिए हेल्प की। अब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका या यूरोप है, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डैम्स बनाए 1920 से लेकर 1970 तक। लेकिन ये जो इतने सारे डैम्स बनाए गए, तो इनका जो एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न इनसे जुड़ा हुआ था, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि सोशल कंसिक्वेंसेस है या एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से क्या है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है डैम्स के कंस्ट्रक्शन की, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और इस वजह से क्या है कि जो देश है ये कम डैम्स बना रहे हैं, जो बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम बना रहे हैं। और ऐसे हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट्स या डैम्स जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई, उन्हें तोड़ा भी जा रहा है। लगभग यूएसए की बात करें तो 2006 से लेकर 2014 तक लगभग 546 डैम्स को तोड़ा गया। तो अगर आप जैसे अभी की बात करें, तो हम जब डैम्स बनाते हैं, कंट्री कोई भी अगर डैम बनाती है, तो हमेशा क्या ध्यान रखती है कि उसका बनाने में क्या कॉस्ट होता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस डैम की लाइफ ख़त्म हो गई है, तो इसे तोड़ने का कॉस्ट भी कंसिडर किया जाए। और अगर हम इसके तोड़ने का कॉस्ट या रिमूवल का कॉस्ट काउंट करें, तो शायद सोचेंगे ही नहीं कि डैम बनाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी अधिक हो जाएगी। तो इकोनॉमिक लेवल पे भी इतना बेनिफिट नहीं है, कहने का ये मतलब है। सोशल एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस किया, एनवायरमेंटल भी एक कई सारे कंसर्न रेस होते हैं। अब एक कुछ लोकल इम्पैक्ट की बात करें, अगर डैम्स बनाए जाते हैं तो उनकी कुछ लोकल इम्पैक्ट, मतलब कि अगर डैम यहाँ बना तो आसपास के जो लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो डैम्स बनाए नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में, ये मेनली इसलिए छोटे डैम्स जो बनाए गए कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे पावर की सप्लाई हो, और जो सिंचाई के लिए पानी है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो मेनली जो एम है वो है सोशल पर्पस, स्टार्टिंग में जो छोटे डैम्स बने। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखने को क्या मिल रहा है कि जो बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, जैसे अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में, या कॉन्गो रिवर अफ्रीका में, या मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया में, ये मेनली जो डैम्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि पावर को सप्लाई किया जाए, जो बड़े बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको पावर सप्लाई किया जाए, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ग्रांड इंगा डैम ऑन कॉन्गो रिवर, जो कि अगेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। अब ये जो इंगा फॉल पे ये इंगा डैम बना हुआ है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम है, और इसमें ये डैम बना हुआ है। अब ये सारा इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो माइनिंग कंपनीज हैं साउथ अफ्रीका में, उनको बेनिफिट किया जा सके, क्योंकि ये जो डैम बनेगा इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट की जाएगी। और फर्दर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका उपयोग माइनिंग कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट करने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा क्या है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात कर ले। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात कर ले, यहाँ जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो अगर जलवायु परिवर्तन
हो रहा है कहीं भी, तो जहाँ पे कहीं बाढ़ हमेशा होती थी और वहाँ फिर बाढ़ हो रही है, तो वो जलवायु परिवर्तन नहीं है। अगर कहीं सूखा हमेशा पड़ता था फिर भी सूखा अभी भी पड़ रहा है, तो वो जलवायु परिवर्तन नहीं है। अगर पहले कहीं सूखा पड़ता था वहाँ बारिश होने लगी या वहाँ बाढ़ आने लगी, तो ये जलवायु परिवर्तन है। अगर कहीं पहले बाढ़ आती थी अब वहाँ सूखा पड़ने लग गया, तो ये जलवायु परिवर्तन है। तो कहने का ये मतलब है कि जिन रिवर्स पे, जैसे अमेजन में ही बनी है, अगर कोई अमेजन जो बेसिन अगर उसमें कोई डैम बना हुआ है, तो अगर जो पानी है, पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए, क्योंकि अमेजन जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है जो रिवर, उसमें बारिश उस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ बिल्कुल भी बारिश ना हो तो पानी की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, तो डैम जो है वो इतना फंक्शनल नहीं होंगे। जैसे जिराओ एंड सांतो अंटोनियो डैम जो कि मदीरा रिवर पे, मदीरा जो रिवर है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है अमेजन रिवर की, और ये लगभग 3 गीगावाट के आसपास जो है इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगेन क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से, जैसे टेम्परेचर अगर हाई हो गया, लोअर रेनफॉल होगा, तो जो मदीरा बेसिन है वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, और इस वजह से भी जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी काफ़ी अफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि जो डैम बिल्डर्स हैं वो मेनली क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट हो सकता है, या जो लैंड पैटर्न है, जो लैंड है उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो कहने का मतलब कि जहाँ पे पहले प्लांट्स थे, फ्लोरास और फौनास थे, उनको हटा के डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन या लैंड यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है। अगर डिफॉरेस्टेशन ही हो रहा है तो इससे क्या है कि रेनफॉल जो है वो अफेक्ट होगी, जो पानी ग्राउंड वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया है यहाँ पे अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अगर बारिश होती है तो पानी ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है, पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पेड़ और सब हट गए हैं तो बारिश हो भी रही है, थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है, तो ग्राउंड वाटर में पानी नहीं जा रहा है। मतलब अगर पानी नीचे नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो जलवायु परिवर्तन से भी काफ़ी इम्पैक्ट है, और लैंड यूज़ पैटर्न जो चेंज हो रहा है डैम बिल्डिंग की वजह से, तो उससे ये भी चेंजेस, जैसे ग्राउंड वाटर काफ़ी रिड्यूस होगा, ये भी देखने को मिलेगा। जो रेनफॉल है वो काफ़ी रिड्यूस होगी, ये भी देखने को मिलेगी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, अलग अलग जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। कि सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो जो लोग वहाँ रहते हैं उसको आपको इंक्लूड करना है। एनवायरनमेंट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की बात आप कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है वो तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। आप अमेजन की बात कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पर्पस है, लेकिन उसके जो कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। जो कॉन्गो में बन रहा है डैम, उसका एग्जांपल आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने आंसर को लिखना है 15 मार्क्स के विद इन। प्रयास करिए कि आज ही लिखें, रेगुलरली लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो वहाँ जाके, जैसे अभी आंसर नहीं लिखेंगे तो मेंस में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विद इन आपको 8 to 10 मिनट्स जो है आपको पूरा आंसर लिखना पड़ता है 15 मार्क्स का, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिखने की हैबिट बहुत ज़रूरी है और इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। अच्छा आंसर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई तो फिर बहुत बेनिफिशियल भी होगा। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।